सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक हैं और फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी कॉमर्स हब में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जो कि काफ़ी एक लाइटिंग टॉपिक होता है आपका और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हर किसी की, अगर मैं बात करूँ 10 स्टूडेंट्स में से तो 9 स्टूडेंट्स की इसमें वीकनेस होती है। मीन्स ये सब्जेक्ट एज ए वीकनेस वो लोग अपने आप को देखते हैं स्टैटिस्टिक्स को। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को हम लोग कवर करेंगे और क्या क्या क्वेश्चन इसके अंदर बन सकते हैं। हर एस्पेक्ट के क्वेश्चन मैंने इसके अंदर डाले हुए हैं। उससे पहले अगर आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके अंदर यूके SSC असिस्टेंट अकाउंटेंट की कंप्लीट सिलेबस की कवरिंग आपको मिल जाएगी और इसमें सभी तरह के आपको न्यूमेरिकल्स प्लस थ्योरी सेशन आपको मिलते हैं सभी रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्म में, जो कि आपके 120 के आसपास वीडियोस के फॉर्म में और पीडीएफ्स में आपको मिलेंगी। और साथ ही इसके अंदर आपको सभी का डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलता है और जो आप पीडीएफ्स हैं उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी फर्दर नोट्स के लिए आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। और सारी की सारी चीज़ें टू द पॉइंट यहाँ पे आपको मिलेंगी। फालतू की इसके अंदर आपको जो इरेलेवेंट चीज़ें हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगी। और इसके अंदर फ़ी जो है काफ़ी रीजनेबल फ़ी है। अभी ऑफर पीरियड भी चल रहा है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं 8394948137 और अपने कोर्स को अवेल कर सकते हैं, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जल्दी ही किया जाना है, जो कि यूके PSC के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। तो पेड कोर्स को आप जल्दी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को ज़्यादा अच्छे से कर पाएँ। बाकी MCQs की सीरीज़ आपको यूट्यूब पे मिल ही रही है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारी वीडियोस 11 से 12 वीडियोज ऑलरेडी डल चुकी हैं और आगे को हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और उसके अलावा कुछ अगर हमारे पास एस्पिरेंट UGC नेट के हैं, जो कि UGC नेट GRF की यहाँ पे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारा जल्दी बैच स्टार्ट होने वाला है। तो उस बैच में भी आप इनरोल कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको पेपर 1 या पेपर 2 जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहें ले सकते हैं। चाहे आप पर्टिकुलरली पेपर 1 का करना चाहिए तो पेपर 1 में कर सकते हैं। बोथ पेपर 1 प्लस पेपर 2 कॉमर्स दोनों में एडमिशन लेना चाहें तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। और जो क्लासेस होंगी आपकी लाइव क्लासेस होंगी, सभी की सभी आपकी लाइव क्लासेस इसके अंदर होंगी। जो टाइमिंग है और जो बाकी डिटेल्स हैं वो आपको सेम व्हाट्सअप नंबर पे मिल जाएंगी 8394948137। तो इस पे आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो को, जो कि है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारे सामने है, इफ द मीडियन इज 25 एंड द मोड इज 20 देन द अर्थमेटिक मीन विल बी। अब देखिए यहाँ पे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स को आपने बड़े ध्यान से करना है। जो मैंने कोर्स के अंदर कंटेंट आपको दिया है उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको बार बार रिपीट करनी पड़ेंगी। कोरिलेशन है, रिग्रेशन है और इसके अलावा मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बार बार रिलेट करनी पड़ती हैं, बार बार उन चीज़ों को आपको रिवाइज करना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं। फॉर्मूलेज इसके अंदर काफ़ी हैं। इसमें बोला गया है मीडियन 25 है, मोड 20 है, तो अर्थमेटिक मीन आपका क्या होगा। देखिए इसके अंदर आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है। फॉर्मूला बेसिकली क्या था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये मैंने आपको बताया था। और ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा, ये वाला फॉर्मूला मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब क्वेश्चन के अंदर आपको सारी चीज़ें गिवन है, यहाँ पे बस आपको वैल्यू पुट करनी है। इसके अंदर मीडियन आपको गिवन है, मोड आपको गिवन है, बस आपको इसके अंदर वैल्यू को पुट करना है। वैल्यू को अगर पुट करते हैं, मोड की वैल्यू 20 यहाँ पे दी गई है, मीडियन की वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पे मीडियन की वैल्यू हमें निकालनी है और मीन की वैल्यू हम यहाँ पे मीडियन की वैल्यू 25 गिवन है और मीन की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर देते हैं। ये जो आपका वैल्यू है इसको हम ट्रांसफर कर देंगे तो 2x मीन हमारा इस साइड में आ जाएगा और इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा 75। इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो ये 25 × 3 हमारे पास में आ गया 75 और माइनस उधर से जो 20 है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी। और ध्यान देने वाली बात ये है कि ये आपका 2 मीन की वैल्यू है, राइट, जो कि हमारे पास में 55 आएगी। ये है 2 मीन की वैल्यू। बहुत बार गलती इसमें हो जाती है क्योंकि हम लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया होता है, ये 2 वाला, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। ये आपकी 2x बार मीन्स 2 मीन की वैल्यू है। तो मीन की वैल्यू आपके पास में निकल के आ जाएगी 55 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये 2 इसके साथ में मल्टीप्लाई में है और ट्रांसफ़र होके इक्वल टू के ट्रांसफ़र होके ये आपका डिवाइड में चला जाता है। ये आपका मैथ्स का एक जनरल सा फंडा रहता है। तो इसीलिए इसकी वैल्यू आ गई 27.50, जो कि मीन की वैल्यू यहाँ पे पूछी गई थी। सो ऑप्शन आपके पास में 22.50 ऑप्शन नंबर 3 में है और ये आंसर आपका सही बनता है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, the sum total of the value of the two variables x and y is equal for all the observation, the value of the coefficient of correlation between x and y is। अब यहाँ पे बोला गया, देखिए सम टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y, आपके पास में दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, और आपसे बोला गया है इन दोनों का जब सम करते हैं तो हर केस में फिक्स आता है, चाहे आप किसी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तब भी फिक्स आता है, चाहे आप वैल्यू को घटा रहे हैं तब भी फिक्स आता है। तो इसके बीच में आपको कोरिलेशन किस तरह का है ये आपसे पूछा गया है, मींस आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पूछा गया है x और y के बीच में। अब एक बात इसमें ध्यान रखने वाली ये है कि कभी भी जब हम वैल्यू को सम को बराबर रखने की बात करते हैं तो ऑब्वियस है कि अगर एक वैल्यू को हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी वैल्यू को हम घटाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस वैल्यू को x वाली वैल्यू को 10 से बढ़ाता हूं और मुझे सम बराबर चाहिए तो इसको मुझे 10 से माइनस करना पड़ेगा, मीन्स मुझे कांस्टेंट करनी पड़ेगी वैल्यू को। प्लस 10 किया है तो इसको माइनस 10 करना पड़ेगा, दैट्स वाई ये कांस्टेंट वैल्यू आपके पास में आएगी। इसी तरीके का दूसरा एग्जांपल, प्लस 5 किया है तो इसको मेरे को माइनस 5 करना पड़ेगा ताकि इसके अंदर मेरी वैल्यू कांस्टेंट आए, क्योंकि यहाँ पे आपसे बोला गया है कि सम टोटल आपका जो वैल्यू का वेरिएबल्स का है वो यहाँ पे इक्वल आता है। तो ये किस तरह का कोरिलेशन होता है, जब कोरिलेशन मैंने आपको बताया था, काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने किया था, तो इसके अंदर ये परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन है, क्योंकि अगर हम एक वैल्यू को 10 से इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी वैल्यू को उसी 10 से डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये होता है आपके पास में -1 परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। आई होप आप समझ गए होंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका इस केस में सही आंसर बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, आपके कौन सी स्टेटमेंट इसके अंदर ट्रू है ये बोली गई है। द सम ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम मीन इग्नोरिंग अलजेब्रिक साइंस इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीडियन। दूसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। इन ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन इक्वल्स टू 4/5 ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। In a symmetrical and bell-shaped distribution, quartile deviation is 1/3 of standard deviation। अब इसमें देखिए बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़नी है। पहली स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे, सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन, जब हम क्या कर रहे हैं एल्जेब्रिक साइन को इग्नोर कर रहे हैं तो हम लोग जो डेविएशंस ले रहे हैं, हमने बात करी थी डेविएशंस की, तो हम डेविएशन मीन से भी ले सकते हैं, हम डेविएशन मीडियन से भी ले सकते हैं, और डेविएशन हम एक अज्यूम्ड मीन से भी ले सकते हैं। ये चीज़ें हम लोग फॉलो करते हैं स्टैटिस्टिक्स में। तो यहाँ पे बोला गया है डेविएशंस फ्रॉम मीन, जब हम एल्जेब्रिक साइन को इग्नोर कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ग्रेटर होता है मीन्स मीडियन से। तो ये बिल्कुल सही बात इसके अंदर है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं मीन की तो मीन की वैल्यू सबसे ग्रेटर होती है, मीडियन की उससे कम होती है जब भी हम किसकी बात करेंगे, सम की बात करेंगे, जब हम एल्जेब्रिक साइन मीन्स प्लस माइनस को इग्नोर कर रहे हैं। पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। दूसरी है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, एक मैंने बताया था आपको चेंज ऑफ ओरिजिन और मैंने दूसरा आपको बताया था चेंज ऑफ स्केल। अब इन दोनों को ध्यान से आपको समझना है। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है प्लस एंड माइनस, चेंज ऑफ स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, तो इस चीज़ में आपको ये देखना है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल दोनों से? नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका इंडिपेंडेंट तो होता है चेंज ऑफ ओरिजिन से, बट डिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ स्केल से। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर किसी चीज़ को प्लस या माइनस करें तो इसका फ़र्क इस पर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन होता है। लेकिन अगर इसके अंदर हम मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करें तो इस पर ऑब्वियस है कि इफेक्ट पड़ेगा। दैट्स वाई ये आपका डिपेंडेंट ऑफ स्केल होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। नेक्स्ट है इन ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन इक्वल 4/5 और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये आपका 4/5 और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। इन ए सिमेट्रिकल एंड बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टाइल डेविएशन इन 1/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होता। तो दो स्टेटमेंट आपकी जो गलत हो गई, ट्रू वाली आपसे पूछी है, तो ए एंड सी जो है आपके ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, विच इज ऑप्शन नंबर 2। तो ये आपका सही आंसर इसके अंदर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कौन सी स्टेटमेंट या कौन सा फॉर्मूला आपका सही नहीं है, ये आपसे बोला गया है। मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 3 मीन माइनस 3 टाइम्स ऑफ मीड माइनस मीडियन। दूसरा है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड,
2 मीडियन माइनस 3 क्वार्टाइल डेविएशन माइनस 2 मीन। अब देखिए यहाँ पे ये तीन आपको सेम दिख रहे होंगे, इसमें थोड़ा सा क्वार्टाइल डेविएशन आ गया है। इस तरह के जो फॉर्मूला है वो आपने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा हुआ है। यही वाला फॉर्मूला का क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया था, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर इसी को आप ट्रांसफर करेंगे तो ये दोनों फॉर्मूले भी इसके साथ बन जाएंगे, जबकि ये फॉर्मूला गलत है, ये फॉर्मूला इसके अंदर नहीं आता है, जबकि ये तीनों फॉर्मूले एक दूसरे का ही कन्वर्जन है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, देखिए इस 3 मीडियन को मैं इधर ले आता हूँ, इधर ही छोड़ देता हूँ, और मैं मीन को इधर लेके चला गया, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया 2 मीन प्लस मोड, क्योंकि ये मोड यहीं पर रहेगा, ये यहाँ ट्रांसफर होके ये माइनस का है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी सेम है। और इस फॉर्मूले की अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैंने देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीडियन, सॉरी मीन माइनस मीडियन, अगर मैं इसको लिख दूँ ऐसे और मैं इसको ट्रांसफ़र करूँ, तो ट्रांसफ़र करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए एक मीन मेरे पास यहाँ पे है और 3 मीन, क्योंकि मैं इसको अगर ओपन करूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, माइनस जेड इक्वल टू 3x बार माइनस 3 मीडियन, राइट। ये हो जाएगा क्योंकि इससे मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे हम लोग। जब इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, अगर हम ये देखिए ये एक्स बार को इधर ले आए, एक मीन ये है 3 मीन ये है, तो ये हो जाएगा 2 मीन, राइट। और यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 मीडियन ऑलरेडी यहाँ पे है, तो 3 मीडियन यहाँ पे है, तो इसको 3 मीडियन को यहीं रहने देते हैं, और यहाँ क्या बच गया, माइनस मोड बच गया है। अब इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस माइनस को हटाने के लिए हम लोगों को इसको दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो फॉर्मूला जो पहला आपका बना था वही फॉर्मूला बनेगा, z इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, राइट। ये माइनस में आ गया क्योंकि ये प्लस में था। तो ये फॉर्मूला अभी अभी आपने पढ़ा है, बिल्कुल यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे गिवन है, राइट। तो ये फॉर्मूला है, दैट्स वाई ऑप्शन 4 जो है वो आपका सही आंसर बनेगा, क्योंकि ये गलत है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ एन एस्टिमेटेड कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज q इक्वल टू 10 k दी पावर 0.6 l टू दी पावर 0.8, what टाइप ऑफ द रिटर्न्स टू स्केल डज दिस प्रोडक्शन फंक्शन इंडिकेट। मैंने इंपॉर्टेंट ये इंडिकेट भी कराया था, इंपॉर्टेंट भी आपको बताया था जब मैंने ये करवाया था आपको कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, इसकी प्रॉपर्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके अंदर बोला है किस तरह का रिटर्न टू स्केल है, इंक्रीजिंग रिटर्न है, डिक्रीजिंग रिटर्न है, कांस्टेंट है या नेगेटिव रिटर्न है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसके कंपोनेंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है, इसके आपको देखना पड़ता है इसके की वैल्यू कितनी आ रही है। देखिए यहाँ पे k टू दी पावर 0.6 है, इसको हम ले लेंगे, l टू दी पावर 0.8 है, तो इसको हम दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो आपके पास में 1.4 आता है, राइट। अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन है किससे, 1 से, तो इसका मतलब है कि ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। तो इस केस में ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब आपसे बोला गया है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको लगती है इसके अंदर फॉल्स है। व्हेन वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज 1, द टू रिग्रेशन लाइन कोइंसाइड, द रिग्रेशन कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, the sign of the regression coefficient are always the same, the square of the coefficient of correlation is called coefficient of determination। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज 1 when two regression lines coincide। जब आपके पास में कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 1 हो गई तो आपकी जो लाइंस हैं, रिग्रेशन लाइंस हैं, कोइंसाइड करेंगे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर मैं थर्ड स्टेटमेंट की बात करूं, साइन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट आर ऑलवेज द सेम, बिल्कुल ठीक है। जब भी मैंने आपको कोरिलेशन और रिग्रेशन बताया था तो रिग्रेशन कोफिशिएंट के अंदर बताया था कि दोनों की जो कोफिशिएंट हैं साइन सेम रहेगा, चाहे दोनों का प्लस हो चाहे दोनों का माइनस हो, तो ये स्टेटमेंट में बिल्कुल ठीक है। फोर्थ की बात करो, स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन स्टेटमेंट 2 अगर देखें, रिग्रेशन कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि रिग्रेशन कोफिशिएंट नहीं बल्कि कोरिलेशन कोफिशिएंट आपका होता है इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज एंड ओरिजिन बोथ। तो यहाँ पे ये गलत हो गया, क्योंकि ये चेंज ऑफ ओरिजिन से तो इंडिपेंडेंट होता है बट चेंज ऑफ स्केल से डिपेंडेंट होता है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत स्टेटमेंट है और यही आपका आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इंडिकेट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स ऑफ वेरिएबल्स। देखिए जब भी हम कोरिलेशन की बात करते हैं, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करते हैं, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन की बात करते हैं, इसके अलावा हम लोग
इसके अंदर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करते हैं, वीक पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन की बात करते हैं। बहुत सारे कोरिलेशन हमारे पास में होती है और इसके लिए मैंने आपको स्कैटर डायग्राम के थ्रू भी बताया था, राइट। इस तरह की चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पे देखेंगे अगर, तो हमारे पास में बोला गया है कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप जब भी क्वेश्चन के अंदर लिखा है तो इस चीज़ को मत समझना कि हम हमेशा पॉजिटिव लेने वाले हैं। पहला क्रक्स मैं आपको बता रहा हूँ, स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि हम परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन भी पढ़ते हैं, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन भी हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये अलग अलग है। जैसे 1.20 है तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि कोरिलेशन की जो लिमिट मैंने आपको बताई थी वो बताई थी +1 to -1। तो ये तो आपका 1 से ज़्यादा हो गया, दैट्स वाई ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाता है। 0 का तो कोई इसके अंदर है ही नहीं, ये तो इसके अंदर तो ये बात करेगा नो कोरिलेशन की, राइट। तो इसको तो हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि ये कोई भी कोरिलेशन नहीं है, उस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। तीसरा अगर बात करते हैं हम लोग 0.90, तो 0.90 हाँ ठीक है, ये 1 के आसपास है, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे 0.98 भी है, बट ये नेगेटिव में है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट इस आंसर को करके आ जाएंगे और बोलेंगे हमने सही आंसर किया, बट ये आंसर गलत है। 0.90 आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप दिखा रहा है, क्योंकि ऑल्दो कि ये नेगेटिव वैल्यू है, बट हाँ यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन भी दिखा सकता है। तो ये आपके -1 के बहुत ज़्यादा करीब है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप दिखा रहा है 2 सेट्स ऑफ डेटा के अंदर, 2 सेट्स ऑफ वेरिएबल्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, विच 2 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कौन से 2 स्टेटमेंट आपके ट्रू है, इसके अंदर बोला गया है स्क्यूनेस स्टडीज द फ्लैटनेस एंड पीकनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। क्या ये सही है? A positively skewed distribution curve is stressed more to the right than to the left on the basis of the empirical relationship between mean, mode and median. For a modally asymmetrical distribution, called Pearson coefficient of skewness can be measured by 3 median minus 2 minus median, 3 times of mean minus median divided by standard deviation. Last one is if mean is less than mode, the distribution is positively skewed. अब देखिए इसके अंदर सबसे पहली स्टेटमेंट को देखते हैं, स्क्यूनेस स्टडीज द फ्लैटनेस एंड पीकनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जब हम बात करते हैं स्क्यूनेस की, तो स्क्यूनेस आपका क्या है, एक तरीके का ये डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है। जब फ्लैटनेस और पीकनेस की बात करते हैं ना, तो ये होता है कर्टोसिस। जो कर्टोसिस में 3 लिमिट मैंने आपको बताई थी, अब इसका क्वेश्चन भी आएगा। ये कर्टोसिस इसको डिफाइन करता है, कितनी उसकी पीकनेस है, कितनी उसकी फ्लैटनेस है, राइट। तो स्टेटमेंट गलत हो गई। पॉजिटिवली स्क्यूअर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज स्ट्रेस्ड मोर टू द राइट देन टू लेफ्ट। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पॉजिटिवली स्क्यूअर्ड डेटा के अंदर मैंने आपको बताया था कुछ इस तरह का आपका बनता है डेटा। तो यहाँ पे ये राइट को ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहता है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपकी है सेकंड वाली। ऑन द बेसिस ऑफ एम्पेरिकल रिलेशनशिप मीन, मोड एंड मीडियन फॉर मॉडली असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, Karl Pearson coefficient of skewness can be measured by 3 times of mean minus median divided by standard deviation। ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है इसके अंदर। जबकि चौथी स्टेटमेंट की बात करें, मीन इज लेस देन मोड, द डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूअर्ड। ये पॉजिटिवली स्क्यूअर्ड नहीं है, बल्कि ये क्या है आपके पास में, इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूअर्ड होती है, क्योंकि हमने देखा था कि पॉजिटिवली स्क्यूअर्ड के केस में मीन आपका बड़ा होता है सबसे ज़्यादा, और फिर मीडियन आता है, फिर आपका मोड आता है, राइट। तो ये होता है पॉजिटिवली स्क्यूअर्ड के केस में। लेकिन यहाँ पे बोला गया है मीन इज लेस देन मोड, तो इस केस में ये आपका होता है नेगेटिवली स्क्यूअर्ड डेटा, क्योंकि इसके अंदर आपका मोड सबसे बड़ा होता है, फिर मीडियन आता है, फिर आपका मीन आता है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास में ट्रू पूछा था, तो ट्रू के सेंस में अगर हम बात करते हैं बी एंड सी, तो ये आपका ट्रू है इसके अंदर। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट प्रॉपर्टी और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद आ रहा होगा, नॉर्मल प्रॉपर्टी कर्व जो हमने पढ़ा था, बेल शेप्ड कर्व हमने पढ़ा था, तो इसकी मैंने आपको अच्छे से प्रॉपर्टी को बताया था। तो प्रॉपर्टी में कौन सी प्रॉपर्टी आपकी सही है, इसके अंदर सही नहीं है वो पूछा गया है। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही आंसर इसके अंदर है। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है। इक्वालिटी ऑफ द सेंट्रल वैल्यू मीन, मोड, मीडियन, ये भी ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास में मीन माइनस मीडियन, सॉरी मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, ये तीनों वैल्यू यहाँ पे इक्वल होती हैं, ये सेंट्रल वैल्यू पे यहाँ पे देखने को मिलती हैं।
राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द सोल पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन ही इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर है, ये बिल्कुल गलत है इसके अंदर, क्योंकि हम इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग पैरामीटर को फॉलो करते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर बनेगा, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी में नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कैटर इन ए सीरीज ऑफ द वैल्यू अबाउट द एवरेज इज कॉल्ड। आपको बोला गया है जब हम स्कैटर की बात करते हैं किसी सीरीज की वैल्यू में यहाँ पे, तो उसको हम एवरेज क्या कहते हैं हम लोग, सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं, स्क्यूनेस कहते हैं या सिमेट्री कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, इसको हम डिस्पर्जन कहते हैं। डिस्पर्जन के अंदर हम अलग अलग मेजर्स को फॉलो करते हैं, चाहे हम रेंज को लेते हैं इसके अंदर, चाहे हम इसके अंदर अलग अलग क्वार्टाइल्स को लेते हैं, तो वो सारे हम इसके अंदर डिस्पर्जन को मेज़र करने के लिए वो मेज़र को यहाँ पे फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ द डिस्पर्सन। देखिए यहाँ पे दो तरीके के, जब डिस्पर्सन मैंने आपको कराया था, दो तरीके के मेजर हमने पढ़े थे। कुछ तो हमारे एब्सोल्यूट मेजर थे, कुछ हमारे पास में क्या थे, रिलेटिव मेजर होते हैं, राइट। तो ये एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर दोनों इसी के पार्ट होते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका क्या है, एक तरीके का रिलेटिव मेजर है। कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन भी आपका रिलेटिव मेजर है। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी आपका रिलेटिव मेजर है। जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन आपका इसके अंदर क्या है, एब्सोल्यूट मेजर आपका होता है, राइट। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है, ये एब्सोल्यूट मेजर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इफ द ऑब्जर्वेशंस ऑफ ए वेरिएबल एक्स आर -4, -20, -30, -44, -36, देन द वैल्यू ऑफ द रेंज विल बी। अब देखिए ये डिस्पर्जन निकालने का एक हमारा तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रेंज, राइट। रेंज का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, इसको हम रेंज यहाँ पे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसके अंदर रेंज की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं लार्जेस्ट वैल्यू की इसके अंदर बात करता हूँ तो अगर आपको दिखेगा तो -4 इसके अंदर लार्जेस्ट वैल्यू है, क्योंकि माइनस में वैल्यूज हैं तो इसमें बहुत गलतियाँ होती हैं, क्योंकि गलती आप कर दोगे -44 लेके। लेकिन आपको पता है नंबर सीरीज के अंदर हम लोग देखते हैं तो -44 बहुत जीरो से बहुत दूर चला गया, तो -4 आपका जीरो के आसपास है, मतलब पॉजिटिव के आसपास है। दैट्स वाई -4 आपका लार्जेस्ट नंबर बन जाएगा। जबकि माइनस कर देते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू को, जो कि है -44। और मैथ्स की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, माइनस इंटू माइनस अगर करते हैं तो वो प्लस बन जाता है, इसलिए -4 + 44 ये हो जाएगा और आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा +40, राइट। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है जिसमें रेंज की वैल्यू है 40। तो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इफ द मैक्सिमम वैल्यू इन ए सीरीज इज 25 एंड इट्स रेंज इज 15, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सीरीज इज। आपसे बोला गया है मैक्सिमम वैल्यू जो सीरीज के अंदर है वो 25 है, रेंज आपको 15 दिया गया है, तो सीरीज की मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर कैसे निकलेगा। इसके अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, क्या थोड़ा सा ये क्वेश्चन को आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे एक छोटी सी, ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं, ये मिनिमम वैल्यू यहाँ पे देखनी है हमने, ये आपकी मिनिमम वैल्यू निकलेगी, राइट। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी गई है। देखिए रेंज का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू आपको 25 गिवन है सीरीज के अंदर, और स्मॉलेस्ट वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो वो हमको निकालनी है, तो इसको हम एस लिख देते हैं। और रेंज की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है 15, तो इसको अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो आपके पास में आंसर यहाँ पे आ जाएगा 10, क्योंकि हम इसको यहाँ पे माइनस कर देंगे इससे 25 से 15 को, और एस यहाँ पे चले जाएगा, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 10 निकल के आ जाएगी, विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 1। मीन डेविएशन कंप्यूटेड फ्रॉम ए सेट ऑफ डेटा इज ऑलवेज। अभी आपसे बोला गया है मीन डेविएशन जो निकाला जाता है सेट ऑफ डेटा से वो क्या होता है, नेगेटिव होगा, इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, मोर देन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, या लेस देन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो मीन डेविएशन हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, लेस देन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर सही आंसर बनेगा, लेस देन स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीन इज कॉल्ड। अब यहाँ पे देखिए, इसको ध्यान से आपने क्वेश्चन को पढ़ना है। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीन। अगर हम बात करते हैं अपने स्टैंडर्ड डेविएशन की, राइट, इसका आंसर है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसा निकलता है, सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, ये हमारा निकलता है सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। ये हम लोग निकालते हैं अपने
स्टैंडर्ड डेविएशन को। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए डी स्केयर जो होता है, डी कैसे निकलता है, इसको हम x माइनस एक्स बार की हेल्प से निकालते हैं, जिसके अंदर x हमारा क्या रहता है, एक अज्यूम्ड वैल्यू रहती है। x बार बेसिकली ये आपका मीन, सॉरी x आपके सीरीज का डेटा रहता है, x बार आपका क्या रहता है यहाँ पे, जो डेटा सीरीज में आपको एक अज्यूम्ड मीन आपने लिया है या एक्चुअल मीन आपने लिया है वो यहाँ पे रहता है। इससे हम लोग क्या निकालते हैं, ये डेविएशंस हम फाइंड आउट करते हैं। ये डेविएशंस का स्क्वायर किया जाता है, यहाँ पे यही बोला है स्क्वायर रूट हमने किया है मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन। देखिए हमने इसका मीन निकालना है, स्क्वायर जितने भी डेविएशंस आए उसका हमने मीन वैल्यू निकाली, मतलब सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n कर दिया हमने, तो ये मीन वैल्यू आ गई है फ्रॉम मीन। तो ये आपका निकल के आ गया। क्योंकि मीन कैसे निकालते हैं हम, जब हम लोग क्या करते हैं, सभी वैल्यूज़ को ऐड ऑन करते हैं, सब वैल्यू ऐड कर दी, नंबर ऑफ आइटम से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे भी यही कर रहे हैं, नंबर ऑफ आइटम यानी कि n से। तो ये दूसरे अगर हम फॉर्मूले के सेंस में लिखें तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा, और अगर हम इसको थ्योरेटिकल सेंस में लिखें तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा। तो इसका सही आंसर बनता है स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इक्वल टू 6, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इक्वल टू 8, इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x माइनस y। अब इसके अंदर देखिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आपको गिवन है जो कि है 6, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आपको गिवन है जो कि है 8, और बोला गया है इसके अंदर निकालने को कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x माइनस y आपको निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x माइनस y निकालने का इसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है, हम इसके अंदर करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो ये इससे ऐसे निकलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आपको गिवन है 6, इसमें प्लस कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y विच इज गिवन 8, तो ये आपके आंसर बन जाएगा 14 विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका ऑप्शन सी सही आंसर इसके अंदर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, टू कंपेयर द वेरिएशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सीरीज वी यूज। जब हमको क्या करना होता है, दो या दो से ज़्यादा सीरीज का यहाँ पे वेरिएशन को कंपेयर करना होता है, तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। जब हमारे पास में वेरिएशन को डिटरमाइन करना होता है 2 या 2 से ज़्यादा सीरीज का, तो हम लोग यूज करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विच इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मीन इज 25, मीडियन एंड 20, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 15, द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में मीन की वैल्यू क्या है 25 है, जबकि मीडियन 30 है और स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास में 15 है। तो आपसे बोला गया है इसके अंदर कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको किस तरीके का लगता है। अब इसके अंदर जब हम लोग पॉजिटिव की बात करते हैं तो पॉजिटिव के अंदर आपने देखा होगा कि हम लोग क्या बात करते हैं कि इसके अंदर सबसे बड़ा मीन होता है, लेकिन यहाँ पे मीन आपका मीडियन से भी छोटा है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर हम निगेटिवली स्क्यूअर्ड की बात करते हैं। और निगेटिवली स्क्यूअर्ड के केस में क्या होता है, हमारे पास में मीन सबसे छोटा होता है और उससे जो बड़ा होता है वो यहाँ पे होता है मीडियन, और फिर जाके मोड यहाँ पे होता है। तो ये इसके अंदर हायरार्की देखने को मिलती है, तो इसलिए इसका सही आंसर बन जाएगा निगेटिवली स्क्यूअर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन Q3 माइनस Q1 इक्वल टू 20, मीडियन इक्वल टू 15, Q3 इज इक्वल टू। अब ये आपके पास में क्वार्टाइल्स का है। Q3 हमारा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वार्टाइल, राइट, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वार्टाइल, और ये आपका Q1 होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल। और उसके अलावा यहाँ पे आपको गिवन है यहाँ पे Q3 मीडियन आपको गिवन है, यहाँ पे मीडियन की वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ पे मीडियन की वैल्यू 15 गिवन है, तो आपको बोला गया है इसके अंदर Q3 की वैल्यू अलग से आपको निकालनी है। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, यहाँ पे देखिए जब हम बात करते हैं सबसे पहले सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो हमारे पास मीडियन की जो वैल्यू होती है, मीडियन को हमेशा हम क्या मान के चलते हैं, वीच की वैल्यू यानी कि Q2 मान के चलते हैं, राइट। सेकंड क्वार्टाइल हम मीडियन को मान के चलते हैं, और क्योंकि इसके अंदर हम लोग जब बात करते हैं ना, हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन निकालने Q3 माइनस Q1 होता है यहाँ पे, तो इसके लिए यहाँ पे देखिए मीडियन की जब वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसकी वैल्यू निकलेगी Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 2। ये हम मीडियन की वैल्यू इसके अंदर निकालते हैं, और जब हम इसके अंदर वैल्यू को पुट कर देते हैं तो इस तरीके से वैल्यू पुट कर सकते हैं, और हमारा जो ये निकल के आता है, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकल के आता है, क्योंकि हमने क्या किया है, वैल्यू को पुट किया और कुछ भी नहीं किया। और इसके अलावा हमारे पास में Q3 माइनस Q1 इक्वल टू 20 ऑलरेडी गिवन है। अगर हम यहाँ पे बात करें क्वेश्चन की, तो यहाँ पे देखिए Q3 माइनस Q1 इक्वल टू 20 ये ऑलरेडी हमें गिवन है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन हमारे पास में हो गई हैं। पहली इक्वेशन तो ये बन गई है क्योंकि हमने मीन की बात करी है, Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 2 ये आपके पास में आता है,
और दूसरी अगर Q3 माइनस Q1 इक्वल टू 20, तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों को ऐड अगर हम लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास में 2Q3 हो जाता है, क्योंकि Q1 और Q1 यहाँ पे कट जाते हैं, क्योंकि ये प्लस का Q1 है, ये माइनस का Q1 है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। और ये आपका प्लस का Q3 है, ये प्लस का Q3, तो 2Q3 यहाँ पे बचता है, इक्वल टू हो जाएगा 50, क्योंकि ये दोनों भी ऐड हो जाते हैं। तो 2Q3 इक्वल टू 50 हो गया, तो Q3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई हमारे पास में 25 आ जाएगी, और इस तरीके से इसकी वैल्यू निकल जाती है। और Q1 की वैल्यू भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है Q1 प्लस Q3 इक्वल टू 30 गिवन है, और Q3 की वैल्यू हमने निकाल ली है यहाँ पर 25, तो Q1 की वैल्यू भी आसानी से निकल जाएगी, 5 आपके पास निकल के आती है। क्वेश्चन के अंदर हमको Q1 की नहीं पूछी है, हमको Q3 की वैल्यू पूछी है, तो इसके अलावा Q1 की वैल्यू अगर पूछे तो उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है द डिग्री ऑफ द पीकनेस और फ्लैटनेस ऑफ द यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। अब आपको देखिए पीकनेस और फ्लैटनेस की बात यहाँ पे की गई है, तो इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे स्क्यूनेस कहते हैं, सिमेट्री कहते हैं, डिस्पर्सन या कोटोसिस। हम लोग फ्लैटनेस या पीकनेस में कोटोसिस का यूज करते हैं, विच इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कोटोसिस के अंदर हम लोग 3 लिमिट इसके अंदर देखते हैं। जो मैंने बताया था आपको 3 लिमिट अलग अलग बताई थी, एक मैंने कुछ इस तरीके का कर्व आपको दिखाया था, एक कुछ आपको इस तरीके का कर्व देखने को मिला था, और एक कुछ आपको इस तरीके का कर्व देखने को मिला था। ठीक है, तो इसमें 3 नाम होते हैं, इन तीनों के वो नाम आपको याद रखने हैं। इसको हम लोग कहते हैं मेसोकार्टिक, कहते हैं इसको मेसोकार्टिक, और इसके अलावा ये आपके पास में होता है प्लेटोकार्टिक, ठीक है, और ये आपके पास में होगा लेप्टोकार्टिक। ठीक, तो ये 3 आपके पास में होते हैं, लेप्टोकार्टिक, मेसोकार्टिक और प्लेटोकार्टिक। तो 3 अलग अलग होते हैं। जो बीच में होता है जिसको हम मेसोकार्टिक कहते हैं, ये आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन या जिसको एनपीसी भी हम लोग कह सकते हैं, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व या नॉर्मली प्रोबेबिलिटी कर्व इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे, जो कि आपका मिडिल में होता है, जबकि ये आपका ज़्यादा ही यहाँ पे देखने को मिलता है, और ये इसकी पीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, हाई पीकनेस इसके अंदर होती है लेप्टोकार्टिक के अंदर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है द मेजरमेंट्स ऑफ द स्प्रेड और स्कैटर ऑफ द इंडिविजुअल वैल्यू अराउंड द सेंट्रल पॉइंट इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है, स्प्रेड एंड स्कैटर की बात यहाँ पे की गई है, तो इसको हम कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ। स्टैंडर्ड डेविएशन किससे इंडिपेंडेंट होता है, चेंज ऑफ ओरिजिन से, चेंज ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट, चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल ऑफ मेजरमेंट, या डिफिकल्ट टू टेल। स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन से, बट डिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ स्केल पे। तो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर, क्योंकि इसके अंदर चेंज ऑफ ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए पॉजिटिवली स्क्यूअर्ड डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज ऑलवेज। जब हम पॉजिटिवली स्क्यूअर्ड डेटा की बात करते हैं तो कुछ ऐसा डेटा हमारे पास में बनता है, और इसके अंदर मीन क्या होता है, लेस देन द मीडियन, लेस देन द मोड, ग्रेटर देन द मोड, या डिफिकल्ट टू टेल। तो हम पॉजिटिवली स्क्यूअर्ड के केस में देखते हैं कि ये ग्रेटर देन मोड होता है, क्योंकि मीन की वैल्यू इसके अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्वार्टाइल इज कॉल्ड। अगर हम बात कर रहे हैं हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्वार्टाइल, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बात की गई है हाफ की। देखिए डिफरेंस की बात की गई है अपर क्वार्टाइल Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये इस बात को कहना चाह रहा है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास में होती है क्वार्टाइल डेविएशन। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। अगर हम इंटर क्वार्टाइल रेंज की बात करते हैं तो इंटर क्वार्टाइल रेंज किसको कहते हैं, Q3 माइनस Q1 को हम लोग इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्वार्टाइल डेविएशन इसका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है वो आपको देखनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, ये तो हमने अभी देख ही लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन से, बिल्कुल ठीक है। इफ द मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ द कोटोसिस β2 इक्वल टू 3 द डिस्पर्जन इज मेसोकार्टिक और नॉर्मल। If the frequency curve has the same shape on both sides of the central line which divides the curve into 2 parts, it is called symmetrical distribution. Variance of the sum of the difference of any 2 variables is equal to the sum of their respective variables. तो इसके अंदर देखिए अगर सेकंड की बात करते हैं, β2 की वैल्यू अगर कोटोसिस के अंदर 3 होती है तो हम लोग कहते हैं ये मेसोकार्टिक है, बिल्कुल ठीक है। अगर आपके पास में β2 की वैल्यू
लेस देन 2 होती है तो वो आपका प्लेटोकटिक होता है, और आपका अगर ग्रेटर देन 3 हो जाता है तो वो आपका यहाँ पे लेप्टोकटिक होता है। लेकिन यहाँ पे इक्वल टू 3 होता है तो ये मीसोकटिक होता है या नॉर्मल होता है, नॉर्मल कर्व इसको बोलते हैं। तो ये सही आंसर इसके अंदर बनता है। फिर आपके है इसके अंदर, इफ द फ्रीक्वेंसी कर्व हैज द सेम शेप ऑन द बोथ साइड ऑफ द सेंटर लाइन विद डिवाइड कर्व इनटू इक्वल पार्ट्स कॉल्ड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा हमने पढ़ा था, इसके अंदर ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इसके अंदर ये लाइन होती है मिडिल पे, और ये दो है, ये 0.5 इस साइड होता है, 0.5 इस साइड होता है। टोटल वैल्यू हम इसकी 1 मान के चलते हैं। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग पार्ट्स में, मतलब 2 पार्ट्स में जो कि इक्वल पार्ट्स होते हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। वेरिएंस ऑफ द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ एनी टू वेरिएबल इक्वल टू द सम ऑफ दियर रिस्पेक्टिव वेरिएंस। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, और डी स्टेटमेंट इसके अंदर गलत है। तो आपसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछी थी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर बन जाएगा इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये कर्व मैंने डाल भी दिया है। ये आपका लेप्टोकटिक, मीसोकटिक और प्लेटिकटिक होता है। तो प्लेटिकटिक ये वाला कर्व आप देख रहे हैं, ये प्लेटिकटिक है, ये आपका मीसोकटिक है, और ये आपका यहाँ पे लेप्टोकटिक का फॉर्म है। और इसके अंदर बीटा 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होती है, इसमें बीटा 2 की वैल्यू यहाँ पे इक्वल टू 3 होती है, और इसमें लेस देन 3 होती है। और यहाँ पे मीन की वैल्यू होती है ये बीच वाले के लिए, जो कि मीसोकटिक है। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। तो ये तीनों मेजर यहाँ पे इक्वल होते हैं, बाकियों के लिए ये चेंज होते हैं जैसे जैसे हम लोगों ने देखा, राइट। तो ये क्वेश्चन हमने देखे थे आज, कुछ इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये, जो कि प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं और अभी आने वाले एग्जाम्स में भी ये पूछे जा सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।